हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना और ये भी बताना कि आप लोगों का दिन कैसा चल रहा है इन समर वेकेशंस में। चलो, तो हम क्लास 9 की जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम क्लास 9 के ही आईसीएसई वाले बच्चों के सेकंड चैप्टर को आज स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बेस है फॉर जितने भी हमारे हायर ग्रेड्स हैं उन सबका बेस इसी चैप्टर में तय होता है ना, विच इज आर सेल। तो क्लास 11th में आप सेल पढ़ोगे, क्लास 10th में आप सेल पढ़ोगे, क्लास 9th में आप पढ़ोगे, क्लास 8 में भी आपने बेसिस बनाया। यानी इतने सारे ग्रेड्स में हम जो हमारा सेल का चैप्टर है उसको कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहे हैं। क्या रीजन है इस कंटिन्यूअस रिपीटेशन को करने का? रीजन ये है बच्चों कि सेल के बगैर कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, वो कभी भी अपने वजूद तक पहुंच ही नहीं सकता। सो सेल इज सो इंपॉर्टेंट, है ना। इसी वजह से इस चैप्टर का बेस आपका बिल्कुल पक्का होना चाहिए। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी, चाहे आप किसी भी बोर्ड से पढ़ो, बट जरूर आईसीएसई वाले बच्चों की बुक से एक बार तो आप रीड करके देख लेना। ठीक है जी। चलो, तो अगर जिन जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप जो है देख रहे हो वीडियोस को, आपको पसंद भी आ रहा है, तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें। अगर कंटिन्यूअसली आप जुड़े रहना चाहते हो इस चैनल के साथ तो सब्सक्राइब कर दें, है ना। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो और बेल आइकॉन को क्लिक करते हो तो जब भी हम एक नया वीडियो डालेंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत पसंद आ रहा है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर करने से भी हिचकिचाना मत। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द सेकंड चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सेल क्या होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये जस्ट एक रिवीजन है ना, कि सेल क्या होता है। तो ये हमारा है सेल। सेल जो है एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और इस सेल में इसको हम एक वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं। दो एडजेक्टिव्स हम यूज करते हैं इसके लिए। क्या है वो दो एडजेक्टिव्स? एक एडजेक्टिव है हमारा स्ट्रक्चरल और दूसरा एडजेक्टिव है हमारा फंक्शनल। ठीक है, तो सेल को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने ऑल कहा है ना। सो ऑल मतलब हम दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। किस किस कौन से दोनों की मैं बात कर रही हूं? हम प्लांट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, हम एनिमल्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स है, हमारे पास प्लांट्स भी है, हमारे पास एनिमल्स भी है, हम दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं और कह रहे हैं सेल क्या है? सेल जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। स्ट्रक्चरल किस वजह से? कि एक सेल जो है ये काइंड ऑफ लाइक अ ब्रिक होता है। जैसे हमारे घर में हम बनाते हैं तो उसमें ईंट रखते हैं एक के ऊपर एक, तो एक ईंट को अगर आप इमेजिन करते हो तो एक सेल जो है एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का, बड़े ऑर्गेनिज्म का, एक ईंट के बराबर होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं, तो वो क्या होगा? सेल होगा। फंक्शनल यानी ऑर्गेनिज्म जो भी काम करता होगा, है ना, चाहे वो कुछ भी करता है, चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टीपल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कैसा भी हो। मल्टीपल अगर हम बात करते हैं फंक्शनल यानी उसका जो भी फंक्शन होगा वो एक सेल उसको कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम आपके लंग्स की बात करें, है ना, लंग्स एक बड़ा सा ऑर्गन है, बहुत सारे सेल से बना हुआ है, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं उसमें। तो लंग्स जो ब्रीदिंग करता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैस करता है, लंग्स को जो सेल्स बना रहे हैं वो भी उस गैसियस एक्सचेंज को कर सकते हैं और करते हैं, तभी लंग्स जो है गैसियस एक्सचेंज ऑफ सेल्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज वो करता है। ठीक है, चल अब हम आ रहे हैं टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस पार्ट में हम क्या कह रहे हैं कि सेल्स का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सेल्स में हम देखते हैं, विच इज वे ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कि अगर आप एक सेल लो और उसको अपने आजू बाजू जितने भी सेल्स हैं उनसे एक्सक्लूड कर देते हो, उनसे हटा देते हो, उसको अकेला रखते हो, फिर भी वो अकेला रह सकता है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल, जितने भी छोटे छोटे पोर्शंस है उसके बॉडी के अंदर, वो सारे फंक्शंस कर सकते हैं, है ना। तो सेल जो है इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस।
केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं कि सबसे पहले हमें सेल के बारे में किसने बताया। हाँ, क्योंकि पहले तो हमें सेल वेल कुछ दिखता ही नहीं, नॉर्मल आंखों से आप कुछ भी देख लो, सेल वेल कुछ दिखता ही नहीं हमें, तो डिस्कवरी कैसे हो गई सेल की, है ना। तो चलिए हम अब आ रहे हैं एक छोटे से टॉपिक पे जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ द सेल। डिस्कवरी ऑफ द सेल। ठीक है, अगर हम डिस्कवरी की बात कर रहे हैं यानी यहाँ पे आएंगे कुछ साइंटिस्ट, है ना। सबसे पहला साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम था एंटनी वैन ल्यूवेनहोक, है ना। नाम हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, एंटनी वैन ल्यूवेनहोक। ठीक है, एंटनी वैन ल्यूवेनहोक, ये जो है ये एक डच साइंटिस्ट थे। डच अगर हम बोल रहे हैं, डच साइंटिस्ट अगर हम बोल रहे हैं यानी हम बात करें जर्मन की, जर्मनी, है ना। वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे जो अराउंड 1632 से लेके 1723 तक वो थे और वो सारी डिस्कवरीज कर रहे थे, है ना। कब थे वो? 1632 से लेके 1723 के अंदर वो सारे डिस्कवरीज कर रहे थे। वो एक नॉर्मल इंसान थे, उन्हें कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं था, बट वो चाहते थे कि हम जो भी हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, आसपास जो भी चीजें हैं, इन चीजों को हम थोड़े से एनलार्ज करके देखें उसको। ठीक है, तो उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे माइक्रोस्कोप्स बनाए, उन्होंने अराउंड 400 अलग अलग तरीकों के माइक्रोस्कोप्स बनाए थे, है ना। तो यहाँ पे एंटनी वैन ल्यूवेनहोक जो है, इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया, डिस्कवरी ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप किया इन्होंने, डिस्कवरी ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। जब हम सिंपल वर्ड यूज कर रहे हैं, सिंपल यानी एक ही लेंस उन्होंने यूज किया पूरे के पूरे माइक्रोस्कोप में, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, पूरे के पूरे माइक्रोस्कोप में उन्होंने यूजेज ऑफ ओनली वन लेंस किया है, यूजेज ऑफ ओनली वन लेंस किया है। ठीक है, अब इस वन लेंस में अगर हम देखते हैं कि वो वन लेंस कैसा है, तो हम देखते हैं कि वो लेंस जो है वो एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है ना। ये भी हमें याद रखना है कि वो जो लेंस हम यूज कर रहे हैं वो कैसा लेंस है, वो एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है जो एंटनी वैन ल्यूवेनहोक ने यूज किया था। अब जब उन्होंने यूज किया था ये लेंस, तब हमने क्या देखा था, जो भी उनको इमेज दिख रहा था, जो भी वो जूम इन करके देख रहे थे, मैग्नीफाइंग ग्लास टाइप उनका माइक्रोस्कोप हुआ करता था, तो जो भी वो देखते थे वो 200 गुना ज्यादा बढ़ जाता था, है ना। तो उनके माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन पावर था, है ना, माइक्रोस्कोप्स मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो था अराउंड 200x, 200 गुना ज्यादा वो उसको बढ़ा देता था, उसके मैग्नीफाइंग पावर को। ठीक है, तो इन्होंने ये वाला माइक्रोस्कोप जो है बनाया और उन्होंने बहुत सारे सैंपल्स अलग अलग देखे, उसको रिकॉर्ड किया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अगला साइंटिस्ट जो अराउंड इसी एज ग्रुप, मतलब इसी एरा में वो भी थे। तो ये साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा फेमस है, एंटनी वैन ल्यूवेनहोक से भी ये ज्यादा फेमस हो गए क्योंकि इन्होंने सेल की डिस्कवरी कर दी। ठीक है, तो इनका क्या नाम था? इनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक के बारे में सब जानते हैं, इनके बारे में हम बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमारा जो दूसरा साइंटिस्ट है इनका नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब अगर हम रॉबर्ट हुक के बारे में बोलते हैं तो रॉबर्ट हुक जो है ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, है ना। रॉबर्ट हुक जो है ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, अगर हम इनके टाइम जोन की बात करें तो वो सेम टाइम जोन है एज दैट ऑफ एंटनी वैन ल्यूवेनहोक, है ना। तो ये है हमारा 1635 से लेके 1703, इस टाइम फ्रेम में ये भी था। तो आप देख सकते हो दोनों टाइम फ्रेम जो है वो काइंड ऑफ इंटरसेक्टिंग सेट्स के जैसे है, मतलब दोनों सेम एरा के थे, है ना। अब इन्होंने क्या किया, वहां पे एंटनी वैन ल्यूवेनहोक ने सिर्फ एक लेंस को यूज किया था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो लेंस यूज किया, है ना। तो इनका जो भी माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया, यहाँ पे इन्होंने दिखाया यूजेज ऑफ टू लेंसेज,
है ना, 2 लेंसेज। अब इन दोनों लेंसेज में से एक लेंस को उन्होंने यूज किया कि वहां से लाइट जो भी आएगी वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। तो वन लेंस का काम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, और दूसरे लेंस का काम था मैग्निफिकेशन, जो नॉर्मल होता है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 लेंसेज हो गए, तो इस वजह से हमने इनके वाले माइक्रोस्कोप को क्या कहा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है, सिंपल में एक लेंस, कंपाउंड में 2 लेंसेस, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि चलो अब मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर तो कर लिया, अब इसे कुछ देखते हैं, है ना। तो उन्होंने सबसे पहले अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया टू वॉच अ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है, जैसे कांच की डिब्बियां होती है, उसके ऊपर हम वुडन एक कॉर्क लगाते हैं, है ना। तो वो वुडन कॉर्क जो है उसको उन्होंने स्लाइस अप किया और उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखना स्टार्ट किया, ठीक है। चलिए, अब जब उन्होंने वो उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, वुडन कॉर्क को, वुडन कॉर्क लिया उन्होंने, उसको क्या किया, स्लाइस किया उन्होंने और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। अब जब उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तब उनको कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखा, देखो ऐसा सा चेकर बोर्ड टाइप एक स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है। तो ये चेकर बोर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है ये इंडिविजुअली एक एक सेल है, तो ये सेल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो ऐसे ऐसे हर एक डब्बा जो है ये एक सेल है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो है इन्होंने देखा स्क्वायर शेप्स, बट ये जो थे ये डेड सेल थे, क्योंकि ये प्लांट से अलग हो चुके थे, क्योंकि हमने उसका ढक्कन बना दिया था, उसको सील करने के लिए हम उसको यूज कर रहे थे, यानी वो प्लांट के बॉडी से वो डिटैच हो गया था, यानी इस टाइम पे वो क्या था, वो एक डेड सेल था। तो उन्होंने जो सेल देखा वो क्या था, डेड सेल्स, है ना। अब क्योंकि ये प्लांट सेल था और ये डेड सेल था, तो ये जो स्क्वायर बना है ये क्या है, ये सारे हैं उसके सेल वॉल, क्योंकि अंदर के सेल ऑर्गेनल्स मर चुके हैं अब तक, क्योंकि ये प्लांट से अलग हुए बहुत टाइम हो चुका है। तो ये बाकी जो रेमिनेंट है ये हमारा सेल वॉल। इन्होंने नाम जो है सेल का जो नाम है, सेल जो वर्ड है ये इन्होंने ही दिया था, क्योंकि ये जो डब्बा 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 जो हम देख रहे हैं ये एक मोनेस्ट्री के सेल जैसा है। कोई भी ये मोनेस्ट्रीज में रहना पसंद करते थे, क्योंकि ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे, तो आसपास में जो उनके घर के पास जो मोनेस्ट्रीज होती थी, उन मोनेस्ट्रीज में वो जब जाते थे तब उनमें घर होते थे, रूम्स होते थे। तो वो जो बहुत सारे रूम्स होते थे, उन रूम्स के जैसा उनके दिमाग में आया कि अच्छा ये सब बॉक्सेस तो उन रूम्स के जैसा है, और उन रूम्स को मोनेस्ट्री वाले सेल्स कहते थे, तो उन्होंने भी इस चीज को सेल कहा, ठीक है। तो ये जो सेल का जो नाम है, टर्म जो है हमारा सेल, was also given by रॉबर्ट हुक। इसको भी रॉबर्ट हुक भाई साहब ने ही दिया था, ठीक है। तो अभी तक हमें समझ में आ गया कि एंटनी वैन ल्यूवेनहोक थे एक, रॉबर्ट हुक थे एक, और इन दोनों ने जो है सारी माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी वगैरह करी है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं टू द नेक्स्ट पार्ट, जहां पे हम देखेंगे आपके लैब में जो आसपास आप अपने स्कूल्स में जाते हो, वहां पे जो आपकी टीचर जो है आपको लैब दिखाती है, उन लैब में आपको जो माइक्रोस्कोप दिखता है उस माइक्रोस्कोप के बारे में हमें थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप में हमारे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये है हमारा माइक्रोस्कोप। अब इस माइक्रोस्कोप के जो पार्ट्स हैं ये हमें पता होने चाहिए। माइक्रोस्कोप पर डायग्राम बहुत बार ड्रॉ करने को आता है, हो सकता है आपको इतना आपको पेचीदा डायग्राम नहीं करना, जस्ट अ वेरी इजी स्केच कर दीजिए डायग्राम का, है ना। डायग्राम का जस्ट एक स्कीमेटिक चाहिए होता है आपके टीचर्स को, इतना इंटरेस्ट उसको बिल्कुल एकदम डेप्थ में जाके बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, यहां से हम अपनी आंखें लगा के इसमें देखते हैं, तो इसको हम कहेंगे आईपीस, है ना। तो आंखें हम इसमें लगाते हैं और जो भी हमारा सैंपल है उसको देखते हैं। तो किसको देखते हैं, इसको देखते हैं। ये हमारा क्या है, सैंपल। इस सैंपल को हमने एक ऐसे टेबुलर एक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर हम इस सैंपल को रखते हैं और उसको जूम इन करके फोकस करके उसको देखते हैं। तो ये जो हमारा टेबुलर सा स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, स्टेज। तो स्टेज किस लिए है, सैंपल को रखने के लिए। उसके ऊपर क्या है, ऐसे क्लिप्स होते हैं जो सैंपल को पकड़ लेता है ना। तो इसको कहते हैं हम क्लिप्स।
अब उसके बाद अगर आप आते हो तो इसको यहाँ पे इसको हम कहते हैं बॉडी ट्यूब, है ना। ये जो है ये एक टनल जैसे से कॉलम जैसा होता है जिसके अंदर यहाँ पे एक लेंस है, अंदर भी लेंस है, तो 2 लेंसेज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम कह रहे हैं नोज पीस, ये वाले रीजन को हम कह रहे हैं नोज पीस। इसको हम कह रहे हैं हाई रेजोल्यूशन लेंस, हाई रेजोल्यूशन लेंस है ये, ठीक है। अब लेंस जो है किसी के आंखों में हो सकता है, जैसे चश्मे लगे हों, ऐसे भी चीजें हो सकती हैं, तो आपको अपने हिसाब से अपने लेंस के पावर को जो है एडजस्ट करना होता है। कैसे आप एडजस्ट करोगे? विद द हेल्प ऑफ दीज नॉब्स, है ना। इसको हम कहते हैं कोर्स एडजस्टमेंट, ठीक है। और ये वाला जो है ये और फाइन बनाने के लिए इसको हम कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट, ठीक है। तो कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट 2 हमारे चीजें हैं जिसे हम जो है अपने पावर को चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि हमारी आंखों को कौन सा पावर चाहिए, है ना। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। इसके अलावा और क्या चाहिए? हमें लाइट चाहिए, हमें सैंपल को अच्छे से देखना है, तो लाइट को जो है फोकस करने के लिए यहाँ पे हमने एक मिरर लगा रखा है। ये जो मिरर है ये नीचे की तरफ से, स्टेज के नीचे की तरफ से लाइट को जो है सैंपल के ऊपर डालेगा। उसके बाद इसको हम क्या कह रहे हैं? स्टेज, स्टेज खड़ा रखने के लिए, है ना। या फिर कभी कभी हम इसको क्या कहते हैं? बेस, बेस ज्यादा फेमस वर्ड है ना, बेस कहते हैं क्योंकि स्टेज हम ऊपर वाले को कह रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा है आर्म, ठीक। तो ये हमारे मेजरली जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं ऑफ द माइक्रोस्कोप, ये हमें याद रखना है। तो ये हमारा है माइक्रोस्कोप का डायग्राम। पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है। स्कीमेटिक ऑफ माइक्रोस्कोप आपको आना चाहिए, ये कम से कम 3 मार्क का क्वेश्चन आता है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आ रहे हैं टू अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि है सेल थियोरी, है ना। सो सेल थियोरी जो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। सेल थियोरी, अब सेल थियोरी को बनाने से पहले या ऐसी कोई भी थ्योरी लॉन्च करने से पहले सेल को हमें ढंग से देखना भी चाहिए कि सेल के अंदर आखिर है क्या। क्योंकि अब तक तो हमने सिर्फ वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो एंटनी वैन ने बनाया था और रॉबर्ट हुक ने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था उससे हमने कुछ कुछ देखने की कोशिश की थी, बट हमें प्रॉपरली नहीं दिखा था कि एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो एक्चुअली में है क्या उस चीज को बताने के लिए हमने जो है बनाया था एक और माइक्रोस्कोप जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो माइक्रोस्कोप है ये लाइट सोर्स के बजाय क्या यूज करता है? इलेक्ट्रॉन्स, रे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करता है लाइट सोर्स के बजाय, और उसके रिफ्लेक्शन से जो है जो हमारे कोई भी सैंपल होगा उसको हम देखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो लाइट सोर्स के बजाय वो क्या यूज करता है? रे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करते हैं तो कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन में आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन है ये 200,000x मैग्निफिकेशन देता है, लेकिन कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें 2000x का मैग्निफिकेशन देता है। मतलब ओवरव्यू हमें मिल जाता है किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी सेल का कि अच्छा ऐसा होता होगा, लेकिन उसके अंदर डेप्थ में उसके साइटोप्लाज्म में क्या है और ऑर्गेनेल्स उनके अंदर क्या है, ये सब चीजें हमें इलेक्ट्रॉन से ही पता चलती, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे ही डिस्कवर हो गया उसको देखा, और 2 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थियरी का घोषणा किया, ठीक है। सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे नंबर 1 साइंटिस्ट, इन साइंटिस्ट का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारे पास है मैथायस श्लेडन, मैथायस श्लेडन नाम से पता चल रहा होगा कि ये जो है ये जर्मन है और ये क्या है? बॉटनिस्ट है, ठीक है। अगर ये बॉटनिस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने प्लांट सेल्स में जितनी भी उनकी डिस्कवरीज है उसमें करी होंगी, है ना। तो प्लांट सेल के थ्रू डिस्कवरी करते हुए इन्होंने क्या बताया हमको? इन्होंने हमको बताया कि सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है एंड स्ट्रक्चर है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने प्लांट सेल को देखा, प्लांट सेल को देखा और इन्होंने बताया सेल जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट है। इसके अलावा क्या बताया कि सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट है,
ठीक है, ये दोनों चीजें इन्होंने बताई। किन्होंने बताई? मैथायस श्लेडन ने। इसके बाद कौन आया? इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थियोडोर श्वान। अगेन नाम से पता चल रहा होगा कि ये भी भाई साहब जो हैं ये भी जर्मन थे, लेकिन ये क्या थे? जूलॉजिस्ट। ठीक है, तो हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं, मैथायस श्लेडन एंड थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान जो हैं इन्होंने सेम चीज जो भी मैथायस श्लेडन ने बोला वही थियोडोर श्वान ने ऑब्जर्व किया था इन एनिमल सेल्स। तो उन्होंने इनको सपोर्ट दिखाया कि हाँ भाई तुम जो कह रहे हो वो सच्ची बात है, मैंने भी ये एनिमल्स में देखा हुआ है ना। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एनिमल सेल्स के ऊपर देखा, एनिमल सेल्स के ऊपर देखा और क्या किया इन्होंने? सपोर्टेड श्लेडन। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलके बनाया सेल थियरी, है ना। तो इन दोनों ने साथ में मिलके बनाया सेल थियरी। सेल थियरी, तो सेल थियरी जो है ये बन चुका था हमारे 1839 तक, है ना। 1839 तक हमारा जो सेल थियरी था ये कंप्लीट बन चुका था। उसके बाद थोड़े टाइम और के बाद एक और साइंटिस्ट आया, है ना। थोड़े टाइम और के बाद एक और साइंटिस्ट आया, उन्होंने कुछ और चीजें जोड़ी सेल थियरी के साथ जिनका नाम था रूडोल्फ वर्चाउ, है ना। तो सेल थियरी बन चुका था कब? 1839 को बन के तैयार था, लेकिन 1858 में एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रूडोल्फ वर्चाउ। ठीक है, रूडोल्फ वर्चाउ ने क्या बोला कि एक सेल जो है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग यानी उससे पहले जो सेल था उसी से बना हुआ है ना। तो सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये रूडोल्फ वर्चाउ ने बनाया। और फाइनली हमारा सेल थियरी जो है वो कंपाइल हो गया। ठीक है, तो सेल थियरी के फाइनल पोस्टुलेट्स क्या थे? सेल थियरी के फाइनल पोस्टुलेट्स ये थे कि सेल जो है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। दूसरा क्या था कि सेल जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है जी, उसके बाद क्या है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेल जो है कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो ये तीन मोटा मोटा पोस्टुलेट्स हैं। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से आ जाते हैं आपके 2 से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। सो प्लीज इस बात को ध्यान दीजिए, सेल थियरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और सेल थियरी को हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, चलो अब हम जो है आज के क्लास को तो आज के क्लास में हमने क्या क्या किया है? आज के क्लास में हमने स्टार्टिंग में व्हाट इज सेल पढ़ा है, उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ा है, उसके बाद हमने माइक्रोस्कोप का पूरा जो मॉडल है उसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे करते हैं वो पढ़ा है, एंड लास्ट में हमने सेल थियरी पढ़ा है। तो ये चारों चीजें जो है ये इंट्रोडक्शन पार्ट में आते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तो ये चारों चीजें आपकी बिल्कुल मुट्ठी में होना चाहिए। ठीक है, चलो